जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत सीरीज का थर्ड पार्ट यानी मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं फ्रेंड इसके बैकग्राउंड को, मोहम्मद गोरी कहाँ से आया और ये पहले कहाँ का शासक था। तो इसके बारे में सभी पॉइंट डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके बैकग्राउंड से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं फ्रेंड। तो हमने जब पिछले वीडियो में मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा था तो उसने भारत पर 17 बार आक्रमण करे थे और उसकी 1030 में मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनी के बाद जो गजनी प्रदेश है फ्रेंड वो शासकों का कमज़ोर होने लगता है और इसके दो पुत्र थे। तो यहाँ हम देखेंगे मोहम्मद गजनवी के दो पुत्र हैं, मसूद और मोहम्मद। तो जब मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो जाती है तो इनके दो पुत्रों में शासक बनने के तौर पर इनमें युद्ध हो जाता है और युद्ध में जो विजयी रहता है वो मसूद रहता है और इसको मोहम्मद को ये बंदी और इसको अंधा करवा देता है मसूद, और इसका वर्चस्व यानी फिर शासक बनकर उभरता है मसूद। तो मसूद जब शासक बन जाता है यानी इसमें हम आगे आप इस मोहम्मद के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, फिर हम आगे देखेंगे जो इसके शासक बनेंगे। तो मसूद का पुत्र है महमूद, फिर शासक बनता है। महमूद जब शासक बनता है तो ये क्षेत्र आप देख रहे हो, हेरात, गौर, गजनी प्रदेश, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र, ये मसूद के महदूद के अंडर में था। लेकिन इसी पर सुल्जियों का आक्रमण हो जाता है और ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और इसी में जो ये हेरात का क्षेत्र है ये महदूद से निकल जाता है, यानी यहाँ अलग शासन स्थापित हो जाता है हेरात में। तो आपको ये रखना है कि हेरात किसके उसमें निकल गया था। तो हमने जब मोहम्मद गजनी के पढ़े थे तो उसी मोहम्मद गजनी ने जीता था ये हेरात, लेकिन ये महदूद से ये हाथों से निकल गया। तो इसमें फिर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है ये क्षेत्र। फिर महदूद का पुत्र है इजुद्दीन। इजुद्दीन गौर की स्थिति में सुधार करता है, लेकिन इस पर फिर सुल्जियों का आक्रमण हो जाता है और इजुद्दीन इसमें मारा जाता है। तो इजुद्दीन के 6 पुत्र हैं। तो 6 पुत्रों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है सैफुद्दीन के बारे में। फिर शासक बनता है यहाँ सैफुद्दीन। तो सैफुद्दीन के पुत्र हैं गयासुद्दीन, और गयासुद्दीन जो है वो गजनी प्रदेश को जीतते हैं। यानी पहले इनकी राजधानी होया करती थी, लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ गौर में ही सीमित रह जाते हैं। तो गयासुद्दीन क्या करते हैं, जो सैफुद्दीन के पुत्र हैं, तो वे गजनी प्रदेश को जीतते हैं और अपने भाई जो शिहाबुद्दीन है उसको जीतकर ये प्रदेश दे देते हैं। तो आप याद रखना है, और यही शिहाबुद्दीन आगे मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है और हम इसके बारे में आगे अब पढ़ेंगे। तो अब हम समझ गए कि ये बैकग्राउंड से भी मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था और कैसे इसने गजनी प्रदेश इसको मिला। तो यानी इसके भाई ने गयासुद्दीन ने इसको जीत कर दिया है, और इसी काल को कहा जाता है कि जो हम मोहम्मद गोरी का जो शासन काल पढ़ेंगे तो ये अधीन था पहले गयासुद्दीन के, क्योंकि जो इसके सिक्के चलाए गए वो सभी उस पर नाम गयासुद्दीन मिलेगा। लेकिन स्वतंत्र कब होता है, जब 1202 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो ये स्वतंत्र शासक बनता है मोहम्मद गोरी। उसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप इसके बैकग्राउंड को समझ गए फ्रेंड कि जो गोरी है वो कहाँ कैसे इसके बैकग्राउंड को समझा। अब हम समझते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी के बारे में आपको याद रखना है कि इसका ऐतिहासिक स्रोत कहाँ से मिलता है। तो ये बुक 2 फेमस हैं मोहम्मद गोरी के बारे में, तो आपको याद रखनी है। एक है तबकात-ए-नासरी, तो एक है फ्रेंड तबकात-ए-नासरी। आपको याद रखना है ये बुक तबकात-ए-नासरी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और ये किसने लिखी थी, तो ये थी तबकात-ए-नासरी, ये लिखी थी मिन्हाज उस सिराज ने।
और ये फारसी भाषा में लिखी गई है। और जो आप देखोगे, जो पीछे मोहम्मद गजनी का पढ़ोगे या मोहम्मद बिन कासिम का, वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। उनका जो इतिहास है वो अरबी भाषा में लिखा गया था, लेकिन तबकात नासरी किस भाषा में लिखी गई है? ये एक फारसी ग्रंथ है, फारसी में लिखी गई है और इसके राइटर हैं मिनाज उज सिराज। तो आपको ये इसके राइटर का भी नाम याद रखना है, मिनाज उज सिराज। तो इससे हमें मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा मिलती है। ये मोहम्मद गौरी के नहीं, आप यहाँ जो सल्तनत काल के जो नसीरुद्दीन के शासक का इतिहास तक इसमें जानकारी मिलती है तबकात नासरी में। और जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जो बख्तियार खिलजी ने जलाए थे, वो उनके बारे में नष्ट किया था, वो भी सिर्फ एक ही किताब में इसकी जानकारी मिलती है, तबकात नासरी में। यानी आप जो आपने ये पढ़ी होंगी, ये हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो आप इस बुक को याद रखें। आगे देखते हैं, ये तो एक बुक हो गई जो तबकात नासरी से हमें मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी मिलती है। एक दूसरी बुक है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो आपने जरूर सुना होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी और इसमें भी मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी मिलती है, उत्तरायण के प्रथम द्वितीय युद्ध। तो इसके बारे में भी पृथ्वीराज रासो में जानकारी मिलती है। ये लिखी थी चंद्रबरदाई ने। में हम आगे लिखेंगे इसके बारे में चर्चा करें। तो यानी इन दो किताबों से इतिहास से मोहम्मद गौरी के बारे में पता चलता है। तो अब हम इसके जो युद्ध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये समझते हैं फ्रेंड। तो इसकी अब हमने ये चीज़ें समझी, इसे हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो इसमें हम देखें तो मोहम्मद गौरी का जो जन्म है वो कब हुआ? तो ये जन्म हुआ था 1149-50 ईस्वी में, आपको याद रखना है। और इसका जो जन्म है वो गौर प्रांत में हुआ था। और इसका शासनकाल देखें हम तो 1173 से 1206 का जो शासनकाल है ये अधीन रहा था गयासुद्दीन के, लेकिन स्वतंत्र शासक है। सॉरी, ये 1200 ये 6 लग तो है पूरा शासनकाल इसका फ्रेंड, लेकिन ये दो पार्टों में कर पढ़ा जाता है। 1173 से लेकर इसका जो शासनकाल है 1202 तक ये है, ये गयासुद्दीन के अधीन था। शासक तो ये गजनी का था, लेकिन ये अधीन किसके था फ्रेंड? गयासुद्दीन के। लेकिन जब 1202 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो ये फिर स्वतंत्र शासक बनता है और इसका शासनकाल है 1202 से 1206। तो आपको 3 टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका शासनकाल देखें तो 1173 से 1206, अगर इसका अधीन देखें तो 1173 से 1202, और इसका स्वतंत्र शासनकाल देखें तो 1202 से लेकर 1206 तक। और ये जो मोहम्मद गौरी है ये सुन्नी मुसलमान है, आपको याद रखना है। आप संतलत काल के, मुगल काल के सभी शासक पढ़ोगे तो आपको सिर्फ सुन्नी मुसलमान देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा सुन्नी और शिया मुसलमानों के बारे में। जो मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद में जो खलीफा के उत्तराधिकारी के लिए जब युद्ध होता है तो 2 उसमें बट जाते हैं। तो इसमें एक तो सुन्नी मुसलमान जो खलीफा बनाना चाहते थे अबू बकर सिद्दीक को, और एक जो अली को खलीफा बनाना चाहते थे वो कहलाए सुन्नी शिया मुसलमान। ठीक है फ्रेंड, जो अबू बकर सिद्दीक को बनाना चाहते थे वो सुन्नी मुसलमान कहलाए, और जो अली को खलीफा बनाते हैं वो शिया मुसलमान कहलाए। तो इस तरीके से ये इसमें बट चुका था। और अली देखे तो अली है जो मोहम्मद साहब के दामाद हैं, आपको ये भी याद रखना है। जब हम इस्लाम धर्म के बारे में एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको ये डिटेल से बताएंगे। और जो मोहम्मद गौरी की राज की भाषा थी वो कौन सी थी फ्रेंड, वो भी आपको याद रखना है। तो राज की भाषा है फारसी, और पहले हुआ करती थी अरबी भाषा। अगर आप पिछले के शासकों के जितनों की पढ़ोगे वो उनका जो थी वो अरबी भाषा थी। तो इसमें आप ये भी अब हम पढ़ेंगे इसके युद्धों के बारे में। तो युद्ध जब पढ़ेंगे तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड,
तो मैं इसमें थोड़ी और चर्चा कर लेता हूँ। एक मैप मेरे पास और है, तो इसमें हम इसको बताते हैं आपको। तो आपको एक तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है वो याद रखना है। तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है फ्रेंड? तो इसका है कुतुबुद्दीन हसन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो ये नाम किसका है? मोहम्मद गौरी का। और ये किस वंश से है? संसवानी वंश से। जो हमने पढ़ा था गजनी के बारे में वो यामनी वंश से था, और ये है संसवानी वंश से। और इसका अगर मोहम्मद गौरी का हम उद्देश्य देखें तो इसका भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था, जबकि मोहम्मद गजनी का उद्देश्य सिर्फ भारत से धन लूटना था। तो लेकिन इसका साम्राज्य का विस्तार करना और भारत में इस्लाम का प्रचार करना, ये इसका उद्देश्य था। तो उद्देश्य से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो आपको इसके उद्देश्य के बारे में याद रखना है। तो अब हम इसके आक्रमण युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में हम पहला इसका अगर युद्ध देखें तो इसका 1175 ईस्वी में ये करता है मुल्तान के खिलाफ युद्ध, और मुल्तान पर ये पहली विजय प्राप्त करता है। और इसमें मुल्तान पर हम देखें तो और फिर बाद में मुल्तान के बाद ये आक्रमण करता है। इस मैप में मैंने आगे दिखाई रखी है, तो इस मैप में आप देख सकते हो। तो गजनी से ये फिर आक्रमण करता है, जैसे मुल्तान पर जीतता है, और फिर ये सिंध को जीतता है, और फिर ये चालुक्यों की तरफ आक्रमण करता है। तो आप ये मैप में देख सकते हो। मुल्तान को पहले स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था, और यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत सा धन लूटा था। तो मैंने उसके बारे में वीडियो में चर्चा की थी। और फिर हम देखें इन दोनों क्षेत्र को ये विजित कर लेता है, लेकिन जब ये युद्ध करता है गुजरात के चालुक्यों से, तो ये इसमें इसकी पहली पराजय होती है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन मैं एक बार और इसमें पीछे से आपको चर्चा कर लेते हैं। जो मैंने चर्चा की थी, जो गजनी था वो खुरासन का शासक था। ठीक है फ्रेंड, खुरासन पहले ये जो गजनी था वो खुरासान का पहले शासक था, जब राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले। तो लेकिन जो ये गौरी भी चाहता था कि ये खुरासान के क्षेत्र को जीते, लेकिन यहाँ खुराजिम शाह का मजबूत शासन होने के कारण यहाँ से पीछे हट जाते हैं मोहम्मद गौरी, और फिर ये भारत की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उत्तर में इसके भाई का शासन चल रहा है और यहाँ खुराजिम शाह बहुत शक्तिशाली शासक है, और इसलिए ये किस तरफ रुख करते हैं? भारत की तरफ। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है। खुरासान इसके अधीन नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ जो खुराजिम शाह है उस पर अधीनता ये कर लेते हैं खुराजिम शाह। फिर हमने देखा फ्रेंड 1175 का युद्ध मुल्तान के खिलाफ किया इसने। यहाँ जो करमथिया जनजाति रहती थी उनको पराजित करता है मोहम्मद गौरी, और सिंध पर यहाँ थी सुमर जनजाति, उनको भी पराजित करता है, और ये क्षेत्र को विजित कर लेता है मोहम्मद गौरी। लेकिन एक युद्ध और मैं आपके बारे में इसके में चर्चा कर देता हूँ। तो वो था फ्रेंड 1176 का युद्ध। तो 1176 में युद्ध लड़ा गया, जो कि भेरा क्षेत्र में था। भेरा क्षेत्र है, अफगानिस्तान में है या पता नहीं। तो भेरा उच्च क्षेत्र है, उसमें आक्रमण हुआ था। और वहाँ की जो रानी थी, जिस राजा के खिलाफ ये युद्ध कर रहे थे, वहाँ की रानी ने राजा को ही विष पिला के मार दिया था। पता नहीं इस जो रानी के बीच में कहा जाता है कोई संबंध था मोहम्मद गौरी के बीच में और रानी के बीच में, इसलिए इसने राजा को विष दे के अपने राजा को ही विष देकर मार दिया था। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप इसमें पॉइंट याद रख सकते हो। तो ये हमने युद्ध पढ़ा। फिर आगे हम देखते हैं इसका अगला युद्ध 1178 का। तो ये अनिलवाड़ा में लड़ा गया, माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है वहाँ लड़ा गया था। तो यहाँ की जो किसके खिलाफ हुआ था? भीम द्वितीय के खिलाफ, लेकिन भीम द्वितीय इसमें अभी नाबालिग हैं, छोटे हैं। तो ये किसके उसमें लड़ा गया था? इसकी माँ नायिका देवी के उसमें लड़ा गया था, संरक्षण में, और इसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से पराजय हुई थी। फिर ये गजनी यहाँ से हारने के बाद मोहम्मद गौरी ये उल्टे अपने प्रदेश गजनी में चला जाता है,
और फिर जब ये आक्रमण पंजाब अपना रुख बदल देता है और ये आक्रमण करता है फिर पंजाब की तरफ। तो पंजाब की तरफ आक्रमण करता है तो यहाँ आक्रमण किसके खिलाफ करता है? खुसरो मलिक के खिलाफ। और खुसरो मलिक को यहाँ इसको हराकर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं मोहम्मद गोरी। तो इस प्रकार इसने इस क्षेत्र को जीत लिया। अब हम आगे चर्चा करेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तराइन के क्षेत्र में 3 युद्ध लड़े गए हैं और आप पानीपत की युद्ध देखोगे तो पानीपत में भी 3 युद्ध लड़े गए हैं। तराइन वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में है। तो तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। तो 1191 में ये युद्ध होता है। तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। तो इसमें युद्ध में आप देखोगे तो इसमें किसकी पराजय होती है? मोहम्मद गोरी की फिर हारता है और फिर मोहम्मद गोरी अपने गर्जनी प्रदेश में चला जाता है। और फ्रेंड इतना हारता है कि ये भागने पर मजबूर हो जाता है मोहम्मद गोरी। लेकिन जब ये पीठ दिखाकर भाग रहा होता है तो इसके जो सेनापति कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के कि इस पर तीर मारकर इसे खत्म कर दें, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मना कर देते हैं कि हमारे धर्म में नहीं है कि कोई पीठ दिखा रहे शासक को हम उस पर आक्रमण करें। तो इसलिए इसको ये छोड़ देते हैं। और फिर आप देखोगे कि तराइन का सेकंड युद्ध होता है और ये 1 वर्ष तक मोहम्मद गोरी अपनी सेना का परीक्षण करते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। ठीक है, थोड़ा हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं फ्रेंड, आपको पता होगा। वैसे तो इसके बहुत से शासक जो आप देखोगे, मैं जब राजपूत वंश पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको चर्चा करेंगे कि जो किन राजपूत वंशों ने इस चौहान का साथ दिया था। सिर्फ एक ही वंश था जो गढ़वाल वंश था जो कि चौहान का इसने साथ नहीं दिया था। और इसका रीज़न ये है क्योंकि गढ़वाल इनकी बनती नहीं थी और जो इसकी पुत्री थी, गढ़वाल के जो राजा थे जयचंद, तो जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। तो संयोगिता और चौहान के बीच में प्रेम संबंध बताए जाते हैं। और जब जयचंद अपनी पुत्री का स्वयंवर कराते हैं तो वो सभी राजाओं को, राजपूत राजाओं को बुलाते हैं, लेकिन इसमें राजपूत जो चौहान राजा हैं, जो पृथ्वीराज चौहान, उसको नहीं आमंत्रित करते। उसकी सिर्फ एक दरबार के रूप में स्टेचू बनाकर आगे लगा देते हैं। लेकिन संयुक्ता इसी स्टेचू पर वरमाला पहना देती है और फिर कहानी उसमें लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान वहां आते हैं और संयुक्ता को उठाकर उसके साथ शादी कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। और मैं आपको इसमें बता देता हूं कि चौहान और का वैसे तो शासन अजमेर का क्षेत्र था, लेकिन इसका जो दिल्ली थी वो भी इसी के अधीन थी पृथ्वीराज चौहान के, क्योंकि जो इसके नाना थे उनके पास थी, अनंगपाल तोमर के पास थी दिल्ली। लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण, कोई वारिस न होने के कारण ये सभी जो क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र है ये पृथ्वीराज चौहान के ही अंडर में आता था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा हमने समझ लिया। तो अब क्या होता है कि ये 1 वर्ष तक इसके प्यार में रहते हैं, संयुक्ता के प्यार में। लेकिन वहाँ जो मोहम्मद गोरी है वो क्या कर रहा है, सेना का परीक्षण कर रहा है और तैयारी कर रहा है दूसरे तराइन युद्ध की। फिर दूसरा युद्ध होता है तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की, चलो मैं इसके बारे में, तो जब मोहम्मद गोरी आ जाता है युद्ध करने के लिए सेना लेकर, तो एक सेना नायक चौहान के पास आते हैं, कहते हैं कि आप इस गोरी को छोड़िए और उस गोरी को देखिए जो युद्ध के लिए दोबारा तराइन के क्षेत्र में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें क्या है कि बहुत से जो शासक हैं, चौहान हैं, वो इसका साथ देते हैं लेकिन गढ़वाल नहीं देता है। मैंने अभी इसका रीज़न समझ गए होंगे क्योंकि इसकी पुत्री को ले गया था। तो इसमें जो
देते हैं। सभी जो राजपूत राजा हैं वो भी मिलकर नहीं हरा पाते हैं, क्योंकि इसने 1 वर्ष तक सेना का परीक्षण किया है, तो ये सभी राजपूत राजा हार जाते हैं। और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, ये हरियाणा के सिरसा में बंदी बना लिए जाते हैं और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस पर जब पृथ्वीराज तराइन के युद्ध पर 2 कहानियां जन्म लेती हैं, उसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछे जाता है। तो इसमें चंद्र बरदाई लिखते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं ये गौर प्रदेश में जाते हैं मोहम्मद गौरी के साथ, और वहाँ में यानी अपने स्वयं भी जाते हैं। आप कहानियों में देखोगे तो इसी तरीके से इस पर कहानियाँ बनाई गई हैं कि वे गौर प्रदेश जाते हैं और इसमें पृथ्वीराज चौहान हैं वो गौरी को मार देते हैं। लेकिन इसके कहानियों में थोड़ी ही जो है पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो आगे आप युद्ध देखोगे तो मोहम्मद गौरी बहुत से युद्ध करता है और जीतता है। तो इसलिए ये भी इसके बारे में कहा जाता है। ये सब किस में लिखी गई है? पृथ्वीराज रासों में, जो कि मैंने पहले आपको चर्चा की थी कि 2 जो किताबें हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, इतिहास के बारे में बताती हैं, पृथ्वीराज रासो और तबकात नासरी। तो ये हमने तराइन के सेकंड युद्ध के बारे में समझा। अब हम देखते हैं चंद्रावर का युद्ध, फिर युद्ध करता है। आप देख सकते हो क्योंकि इसमें जो सच्चाई कम देखने को मिलती है पृथ्वीराज रासों में, क्योंकि जो तराइन चंद्रावर का युद्ध होता है वो 1194 में होता है। अगर ये गौरी मार दिया गया होता तो इसमें ये युद्ध कैसे करता, ये आप इसमें देख सकते हो। तो 1194 में जो युद्ध होता है वो जयचंद के खिलाफ लड़ा जाता है, और इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जो गौरी के दास हैं वो जयचंद के तीर मार देते हैं और इसमें जयचंद मारा जाता है। और इस तरीके से गौरी इसमें विजय होती है चंद्रावर के युद्ध में। और कब लड़ा गया ये सन आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1194 में। ठीक है, और इसके युद्धों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने फिर एक बयाना का युद्ध लड़ा और एक ग्वालियर का। बयाना वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर जिले में है, और यहाँ के शासक थे कुमारपाल। तो इसने गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इन्हें युद्ध नहीं किया और इस तरह इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर गौरी ने ग्वालियर एमपी में है जो उस पर अभियान किया। इसमें भी इसके जो राजा हैं सुलक्ष्मण पाल, ये भी गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और इस तरीके से ये जो क्षेत्र है ये भी इसके अंडर में आ जाता है गौरी के। और यहाँ बहुत लूटपाट करता है गौरी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कब युद्ध लड़े गए? 1195-96 में लड़े गए। तो ये हमने इसके युद्धों के बारे में पढ़ा। आगे और इसके युद्ध देखते हैं। एक 1197 में युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी नहीं है, सिर्फ इसका जो सेना नायक है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो चालुक्य सोलंकी शासक हैं इनको बुरी तरह से हराता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। लेकिन मैं इसके बारे में जो कुतुबुद्दीन का नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में डिटेल से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें भीम द्वितीय को दोबारा हराता है, यानी पहले तो जो गौरी था वो तो हार गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जिसमें भीम द्वितीय को पूरी तरह से हराता है इसमें। ठीक है, फिर है 1198 का युद्ध। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं और कनौज को फिर लूटा। वैसे हम देखेंगे एक 1196 का युद्ध और है फ्रेंड, मैं उसमें भी आपको चर्चा कर देता हूँ। ये भी गौरी लड़ता है इसमें 1196 का युद्ध। तो 1196 का जो युद्ध है मोहम्मद गौरी जो 1196 का युद्ध है फ्रेंड, जो ये 1195-96 ग्वालियर के युद्ध, इसमें जो है मोहम्मद गौरी है वो विजय के बाद, इसके ग्वालियर के विजय के बाद कनौज क्षेत्र को बुरी तरह से लूटता है। और इसमें से यहाँ से क्या करता है, ये सॉरी कनौज क्षेत्र के बारे में नहीं है, ये जो 1194 का युद्ध हुआ था, 1194 का चंद्रावर का युद्ध, इसमें कनौज क्षेत्र को जो गौरी है वो बुरी तरह से लूटता है। यानी कनौज को किसने लूटा था? तो मोहम्मद गौरी ने। जब ये जयचंद की मृत्यु हो जाती है, जयचंद की राजधानी भी कनौज ही क्षेत्र थी। ठीक है फ्रेंड,
तो आप इसके क्लियर हो गए होंगे पॉइंट। अब हम चर्चा करते हैं जो 1198 में फिर एक युद्ध करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कनौज और बदायूं क्षेत्र को कौन लूटता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि ये इसका गुलाम है इसलिए मैं इसमें थोड़ी चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक का नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी डिटेल से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक युद्ध है, इसमें मैंने मेंशन भी कर रखा है, ये ऐबक का जो कालिंजर अभियान 1202 में किया गया। इसने चंदेल वंशी राजा परमीदेव को हराया था। इसमें क्या किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इसके कालिंजर किले है उस पर घेराबंदी कर दी थी और वहाँ के जो खान पीन की वस्तुएं थी उनको सभी को बंद कर दिया। तो इससे परमीदेव की इसमें महल के उसमें किले में ही, इसकी कालिंजर के किले में ही मृत्यु हो जाती है और इसका जो सेनापति है वो इस मोर्चे को संभालता है, लेकिन वो भी इसमें हार जाता है। और फिर ऐबक का यहाँ शासन स्थापित और यहाँ जो ऐबक की जीत हो जाती है और ऐबक हसन अर्नल को यहाँ सेनापति बनाकर नियुक्त कर चले जाते हैं। और अब हम देखेंगे गौरी के दो युद्ध और हैं 1205 में, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैंने ये देखते हैं फ्रेंड, तो ये खुराइजम शाह है, मैंने भी पहले भी चर्चा की थी। जो खुरासान का क्षेत्र था वो पहले अधीन कर लिया था खुराइजम शाह ने ही, तो ये बहुत शक्तिशाली शासक है। तो इसमें ख्वारिज़म शाह और मोहम्मद गौरी के बीच में 1205 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे अंधखुद का युद्ध कहते हैं। इसमें गौरी की बुरी तरह से पराजय हुई थी और एक जो हमने चालुक्य थे वहाँ से भी बुरी तरह पराजय हुई थी। और यहाँ से ख्वारिज़म शाह ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। वैसे सिकंदर द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी भी करता है, तो हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो ख्वारिज़म शाह है इससे ये हारते हैं मोहम्मद गौरी, और इसी को क्या करते हैं, जो इस खबर को मोहम्मद जो खोकर जनजाति है अफगानिस्तान में, वहाँ क्या करते हैं, इस खबर को की फैला देते हैं कि इसमें मोहम्मद गौरी मारा गया। लेकिन उसी चीज़ को साबित करने के लिए गौरी क्या करता है, गोखरों पर उन पर आक्रमण कर देता है, उनको बुरी तरह से पराजित करता है मोहम्मद गौरी। और इसी में क्या होता है, मैंने आप देखोगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, ज़्यादातर एक गजनी प्रदेश में रहता था। यहाँ आक्रमण करने के बाद अपने गौर प्रदेश में चला जाता था। लेकिन इसकी जो क्या है, जब भारत से यहाँ जा रहा था 1206 ईस्वी में, आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी भारत अंतिम बार कब आया, तो 1206 में आया था। तो यहाँ से जब ये 1206 में जा रहा था, अफगानिस्तान में एक दम यद स्थान है, वहाँ पर कैंप लगाकर नमाज पढ़ रहा था। वहाँ कुछ जनजातियों ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसकी हत्या हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने इसके बारे में, गौरी के बारे में पढ़ा, और मैंने ये ऐबक का कालिंजर अभियान के बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। अब मैं करता हूँ जो इसके मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के दास हैं बख्तियार खिलजी, वे इसके सेनापति भी हैं और दास भी हैं बख्तियार खिलजी। ये क्या करते हैं, दो क्षेत्रों पर अभियान करते हैं, एक तो बिहार विजय और एक बंगाल विजय। तो जब बख्तियार खिलजी इस पर अभियान करते हैं तो औदंतपुरी का आक्रमण, तो इसमें जो शासक होते हैं इसमें होते हैं इंदुमन भीरू। तो ये नाम क्या है फ्रेंड, इंदुमन भीरू नाम है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये इंदुमन भीरू इसके खिलाफ करते हैं और इसमें बुरी तरह से हराते हैं बिहार के शासक को। और इसी में जो नालंदा है विश्वविद्यालय और विक्रमशिला है, इसको बुरी तरह से नष्ट करते हैं। और इतनी तरीके से नष्ट करते हैं जो इसमें 90, इसमें कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें देश विदेश के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ने आते थे। और इसमें जब इसने बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था और इसकी किताबों को जलाया था, तो इसमें 90 लाख किताबें की प्रतिलिपियां थी, ग्रंथ थे, और इतने ग्रंथ थे ये 6 महीनों तक जलते रहे।
आप ये इसमें देख सकते हो कि 90 लाख ग्रंथ थे इस यूनिवर्सिटी में, और जो 6 महीने तक जलते रहे। और इसका वर्णन सिर्फ एक ही किताब में मिलता है, जो मैंने आप पहले भी चर्चा की थी, उसकी तबकात-ए नासरी, ठीक है, जो कि मिनहाज उन सिराज के द्वारा लिखी गई थी, तबकात-ए नासरी। इसमें इसके बारे में चर्चा मिलती है, यानी आपको किसी भी और ग्रंथ में नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी ग्रंथ में मिलेगी। और फिर सेकंड अभियान करता है ये बंगाल विजय की तरफ। तो बंगाल विजय की तरफ जब अभियान करता है तो लक्ष्मण सेन को, इसने, वहाँ के जो शासक थे बंगाल के लक्ष्मण सेन, इसके बारे में कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी सिर्फ 18 जो अपने मजबूत शासक थे उनके साथ ही इसने लक्ष्मण सेन को हराया था। किस तरीके से कि ये घोड़े का व्यापारी बनकर लक्ष्मण सेन के दरबार में गया था, और इसमें जो वहाँ के दरबारी थे वो इसे घोड़े का व्यापारी समझकर इसे अंदर ले गए और वहीं से ही आक्रमण कर देते हैं। और इसमें लक्ष्मण सेन वहाँ से दरबार से भागकर पूर्वी बंगाल की तरफ भाग जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसने डर से पहले ही एक लक्ष्मण सेन ने एक जो है यज्ञ भी करवाया था, जिसका यज्ञ का नाम भी पूछा जाता है, कि उसे पता था कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर विजय प्राप्त कर ली है तो उसका नेक्स्ट टारगेट मैं होऊंगा। ये जो अलाउद्दीन, जो बख्तियार खिलजी है, ये हम पर आक्रमण कर सकता है। इसी आक्रमण से बचने के लिए इसने विख्यात जो ब्राह्मण थे उनको बुलाया और एक यज्ञ करवाया, जो कि बहुत ही पवित्र यज्ञ माना जाता है, इंद्री महाशांति यज्ञ। तो ये आप याद रखना, ये किसने करवाया था, इंद्री महाशांति यज्ञ। तो उसने सोचा था कि इस यज्ञ के कारण शांति होगी और जो बख्तियार खिलजी है ये मुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ था और इसने बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर इसे भागने पर मजबूर कर दिया। तो इसमें जो राजधानी थी जो लक्ष्मण सेन की, वो नदिया थी। आपको याद रखना है कि लक्ष्मण सेन की जो राजधानी क्या थी, बंगाल की नदिया थी। लेकिन ये क्या करते हैं बख्तियार खिलजी, क्योंकि इसके पास 2 क्षेत्र हो चुके थे, बिहार और बंगाल, तो इसलिए ये क्या करता है, ये अपने दोनों क्षेत्रों की देखरेख के लिए अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेता है लखनौती। तो ये भी आपको याद रखना है, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी नदिया से कहाँ शिफ्ट की थी, तो लखनौती, जो कि यूपी में है, आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसी युद्धों से प्रेरित होकर ये क्या करता है, एक तिब्बत का अभियान करता है। तो तिब्बत का अभियान करता है, तो वहाँ जब ये अभियान करता है तो इसकी बुरी तरह से हार होती है, और इतनी बुरी तरह से हार होती है कि ये बीमार हो जाता है। और बीमार होने पर जो एक शासक हैं अली मर्दान, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, वो इसकी हत्या कर देता है। यानी इस तरीके से बख्तियार खिलजी भी इसमें मारा जाता है। तो ये हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड थे और इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये इसके युद्ध थे। और इसमें हम देखें जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे, उसने दिरहम नामक सिक्का चलाया था भारत में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नामक सिक्का चलाया, और जो मोहम्मद गजनी थे उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। और ये जो मोहम्मद गोरी है, इसने भारत में एक सिक्का चलाया, उसका ये कई बार पूछा जाता है। तो किस तरीके से सिक्का था, एक तरफ थी इसमें नंदी और लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ क्या था, कलमा खुदा हुआ था। इस्लामी जो कलमा होता है, इसका कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। तो ये कलमा था, इस तरफ खुदवाया और इस तरीके का इसने सिक्का चला था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो एक तरफ नंदी और लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ कलमा का सिक्का किसने चलाया था, तो ये मोहम्मद गोरी ने चलाया था। तो ये इसके बारे में पॉइंट डिस्कस करें फ्रेंड। और इसमें हम देख लेते हैं कोई जो बैकग्राउंड में, इस मैप में भी कोई ऐसी कोई चीज़ है जो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इसकी हत्या कब हुई थी फ्रेंड,
15 मार्च 1206। ये फ्रेंड भारत 1200, मैंने ये पीछे गलत पढ़ा दिया फ्रेंड कि थोड़ी ही पॉइंट 1206 बोल रहा था इसमें, ये 1205 में भारत आया था, ठीक है। और इसे 1206 वापस लौटने के क्रम में इसकी हत्या कर दी जाती है, जो कि मैंने दम यद के स्थान पर अफगानिस्तान में इसकी हत्या कर दी जाती है। जब ये कैंप लगाकर वहाँ नमाज पढ़ रहा होता है तो इसकी हत्या हो जाती है। और इसने अगर किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत में पहले मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसने हुई, तो ये की थी मोहम्मद गोरी ने। और किस युद्ध के बाद भारत में इस्लामी सत्ता स्थापित हो गई थी, तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध, क्योंकि इसने बहुत से यहाँ जो राजपूत वंश थे उनको सभी को हरा दिया था मोहम्मद गोरी ने। तो ये इसके बारे में पॉइंट थे फ्रेंड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर फ्रेंड व्यूज़ और सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो आप कोई भी हो तो प्लीज़ इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू।